हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे एंड मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। तो चलिए फिर आज का लेक्चर हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज के लेक्चर से हम एक न्यू टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है अकाउंटिंग रेशियो। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये अकाउंटिंग रेशियो का, तो ये आज के लेक्चर से हम स्टार्ट करेंगे। और एक बात और है कि मैं पूरी कोशिश करूंगी कि ये जो टॉपिक है अकाउंटिंग रेशियो हम अगले 5 से 6 लेक्चर वीडियो में फिनिश कर लें। ओके, तो आज हमारा है लेक्चर नंबर 1 इस टॉपिक पे अकाउंटिंग रेशियो। ये जो टॉपिक है इस पे आज है मेरा लेक्चर नंबर 1। तो चलिए जल्दी से पहले मैं आपको बता देती हूँ कि ये जो टॉपिक है अकाउंटिंग रेशियो का, इसमें आज के लेक्चर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगी कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस क्या होता है। ठीक है, क्योंकि अकाउंटिंग रेशियो की बात जो आती है ना, वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस जब हम करते हैं, बेसिकली अकाउंटिंग रेशियो या रेशियो एनालिसिस इज वन ऑफ द टूल ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस का एक टूल है। ठीक है, तो इसीलिए पहले हम बात करेंगे आज फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस ये क्या होता है। उसके बाद हम देखेंगे कि व्हाट आर द टूल्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस के टूल कौन कौन से हैं। ठीक है, तो उसमें ये जो रेशियो एनालिसिस या जो अकाउंटिंग रेशियो है, दिस इज वन ऑफ द टूल, तो वो हम समझेंगे। फिर मैं आपको बताऊंगी रेशियो क्या है, अकाउंटिंग रेशियो क्या है, रेशियो एनालिसिस क्या होता है, रेशियो एनालिसिस के क्या मेरिट्स हैं, क्या लीजिए क्या एडवांटेजेस हैं, क्या लिमिटेशन है, ये हम डिटेल में पढ़ेंगे। उसके बाद मैं आपको बताऊंगी डिफरेंट टाइप के रेशियो जो हमें इस चैप्टर में पढ़ने हैं। ओके, तो ये सारे टॉपिक हमें आज के लेक्चर में डिटेल में पढ़ने हैं। तो चलिए फिर टाइम नहीं वेस्ट करते हैं, जल्दी से हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। और एक बात और है, मेरा गला थोड़ा सा बैठा हुआ है, तो थोड़ा सा आप हेडफोन लगा के आज का लेक्चर सुनेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, तब आपको मेरी वॉइस क्लियर सुनाई पड़ेगी। ओके, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं, बात करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। तो देखिए पिछले लेक्चर तक मैंने आपको डिटेल में बताया था फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में। हमने ट्रेडिंग, हमने एकदम सीक्वेंस से हमने जर्नल बनाया, लेजर बनाया, ट्रायल बैलेंस बनाया, ट्रेडिंग अकाउंट बनाया, पीएल अकाउंट बनाया, बैलेंस शीट बनाया, फाइनल अकाउंट देखा कैसे बनता है, क्या सारी चीजें हैं, डिटेल में पढ़ा था। तो बेसिकली हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो पिछले लेक्चर्स तक, लेक्चर नंबर 20 तक हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो बना लिया, बट अब बात आती है उसको एनालाइज करने की, उसको इंटरप्रेट करने की। आपने प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट तो बना लिया, लेकिन उससे समझ में क्या आ रहा है, उससे क्या आप अंडरस्टैंड कर रहे हैं, उसका इंटरप्रिटेशन आप उससे क्या ड्रॉ कर सकते हैं। तो बेसिकली अब वही हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज करना। देखिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना लिया, लेकिन अब उसको एनालाइज करेंगे, उससे इंटरप्रिटेशन ड्रॉ करेंगे, उसको अंडरस्टैंड करेंगे कि उससे समझ में क्या आ रहा है। बैलेंस शीट बना ली, लायबिलिटी साइड, एसेट साइड, सारे आइटम्स को शो किया, लेकिन उससे समझ में क्या आ रहा है, तो वही है एनालिसिस करना। तो अब बात ये आती है कि इसको एनालाइज करेंगे कैसे। तो देयर आर डिफरेंट टूल्स, बहुत सारे टूल्स हैं जिनकी मदद से फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज किया जाता है। कौन कौन से टूल्स हैं? रेशियो एनालिसिस, कैश फ्लो स्टेटमेंट, फंड फ्लो स्टेटमेंट, कॉमन साइज स्टेटमेंट, कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो ये कुछ डिफरेंट टूल्स हमारे पास अवेलेबल हैं जिनकी हेल्प से वी कैन डू फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एनालिसिस कर सकते हैं। ठीक है, फिलहाल आज के लेक्चर में, अगले 5-6 लेक्चर्स में हम ये टॉपिक पढ़ने वाले हैं रेशियो एनालिसिस। बाकी ये सारे टूल भी अवेलेबल हैं जिनसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस किया जाता है। ठीक, बट हम जो है ना अभी फिलहाल ये जो फर्स्ट टूल है दैट इज रेशियो एनालिसिस, ये अभी हम फिलहाल डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं। ठीक, रेशियो एनालिसिस। तो रेशियो एनालिसिस बेसिकली होता क्या है? तो देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है रेशियो एनालिसिस क्या है। रेशियो एनालिसिस इज द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप अमंग द वेरियस फाइनेंशियल फैक्टर्स इन अ बिजनेस। किसी भी बिजनेस में डिफरेंट जो फाइनेंशियल फैक्टर्स हैं, फाइनेंशियल टर्म्स हैं, उनके बीच में रिलेशनशिप हम निकाल सकते हैं विद दिस कॉन्सेप्ट रेशियो एनालिसिस। ये जो रेशियो एनालिसिस है, इसमें क्या होता है, वी कैलकुलेट डिफरेंट रेशियोज। हम डिफरेंट रेशियोज कैलकुलेट करते हैं। कौन कौन से रेशियो, ये अभी मैं आपको बताऊंगी। कुछ 25-30 रेशियोज हैं जो हम इसमें कैलकुलेट करते हैं, एंड उन रेशियोज की हेल्प से वी ट्राई टू एस्टैब्लिश द रिलेशनशिप बिटवीन टू इंटरडिपेंडेंट टर्म। दो इंटरडिपेंडेंट फाइनेंशियल टर्म्स के बीच में हम रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो दिस इज रेशियो एनालिसिस। एंड मैंने बताया था ना, रेशियो एनालिसिस इज वन ऑफ द टूल या वन ऑफ द टेक्निक ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। तो वही देखिए, रेशियो एनालिसिस क्या है, ये एक टेक्निक है, ये कह लीजिए एक टूल है जिससे हम क्या कर सकते हैं,
फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस कर सकते हैं। कोई भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उससे आप क्या इंटरप्रिटेशन ड्रॉ करना है, उससे आपको समझ में क्या आ रहा है, ये हम ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। एंड इट गिव्स द क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट के कोई भी दो वेरिएबल बताया था ना, कोई भी दो इंटरडिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में क्या रिलेशनशिप है, ये हम रेशियो एनालिसिस से स्टैब्लिश करते हैं, ठीक। यहां तक समझ में आया। अच्छा, रेशियो आपने पढ़ा होगा मैथ्स में, क्लास 5 में, शायद क्लास 5 क्लास 6 में ये टर्म आपने पढ़ा होगा रेशियो। रेशियो निकाले होंगे ना, एक्स बाई वाई ऐसे करके, या पी बाई क्यू, दिस इज रेशियो। तो रेशियो होता क्या है? रेशियो गिव्स द अर्थमेटिकल रिलेशनशिप बिटवीन टू इंटरडिपेंडेंट टर्म। ये दो इंटरडिपेंडेंट टर्म है एक्स एंड वाई, एक्स एंड वाई, ये दो टर्म्स हैं, इनके बीच में रिलेशनशिप एस्टैब्लिश कैसे किया जा सकता है? रेशियो निकाल के। रेशियो क्या है? इट इज एन अर्थमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन टू इंटरडिपेंडेंट टर्म। दो इंटरडिपेंडेंट टर्म है, उनके बीच में आप अर्थमेटिकल रिलेशनशिप निकाल सकते हैं रेशियो से, ठीक। तो ये तो हो गया रेशियो। अब अकाउंटिंग रेशियो क्या है? जब ये जो टर्म्स हो एक्स एंड वाई, ये जो दो टर्म है, जब ये फाइनेंशियल टर्म्स हो, जब ये अकाउंटिंग टर्म्स हो, तो उस रेशियो को क्या हम कहेंगे? इसको हम कहेंगे अकाउंटिंग रेशियो। बात समझ में आई? रेशियो तो मतलब कोई भी दो इंटरडिपेंडेंट टर्म, बट वही जो टर्म अगर अकाउंटिंग टर्म्स हो जाए, फाइनेंशियल टर्म हो जाए, तो उन्हें क्या कहा जाएगा? उन्हें कहा जाएगा अकाउंटिंग रेशियो। देखिए मैं लिखा है रेशियो व्हेन कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ अकाउंटिंग डेटा, अकाउंटिंग फिगर्स के जब रेशियो निकाले जाए तो उन्हें क्या कहा जाएगा? अकाउंटिंग रेशियो, ठीक। यहां तक समझ में आया। अब जल्दी से देख लेते हैं ये जो रेशियो एनालिसिस जो कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ रहे हैं, इसके फायदे क्या हैं, क्यों ये कॉन्सेप्ट आया, क्यों रेशियो एनालिसिस हम करते हैं, और अभी हम डिफरेंट टाइप के रेशियोज पढ़ेंगे, तो ये क्यों कॉन्सेप्ट हम पढ़ रहे हैं, इसका फायदा क्या है, पर्पस कह लीजिए, नीड कह लीजिए, ऑब्जेक्टिव कह लीजिए, एडवांटेज कह लीजिए, ठीक है। तो वही हम पढ़ने जा रहे हैं, क्या फायदा है, मेरिट कह लीजिए, क्या फायदा है, क्या ऑब्जेक्टिव है रेशियो एनालिसिस का। तो सबसे पहला जो फायदा है दैट इज इट इज यूजफुल इन एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जो भी मैंने बात कही, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज करने के लिए रेशियो एनालिसिस यूज किया जाता है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो आपने बना लिया, बैलेंस शीट बना ली, एसेट लायबिलिटी सब शो की उसमें, लेकिन उससे समझ में क्या आ रहा है, तो उसी लिए हम एक रेशियो, सबसे पहला जो रेशियो पढ़ेंगे वो इसी से रिलेटेड होगा, करंट रेशियो, जिसमें हम करंट एसेट बाई करंट लायबिलिटी कैलकुलेट करते हैं। तो बेसिकली फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो बना लिया, लेकिन उसको एनालाइज करने के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट टूल है रेशियो एनालिसिस। तो ये इसकी सबसे पहली इंपॉर्टेंस है। दूसरी इंपॉर्टेंस क्या है? दूसरी इंपॉर्टेंस है कि रेशियो एनालिसिस हेल्पफुल होता है इन असेसिंग द ऑपरेटिंग एफिशिएंसी ऑफ बिजनेस। यानी कोई भी बिजनेस अपना फंक्शन अच्छे से परफॉर्म कर पा रहा है कि नहीं, उसकी ऑपरेटिंग एफिशिएंसी है कि नहीं, ठीक है, ये अंडरस्टैंड करने में रेशियो एनालिसिस बहुत हेल्प करता है। हम लोग रेशियो एनालिसिस में एक पढ़ेंगे प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, जिसमें हम डिफरेंट टाइप के रेशियोज निकालेंगे, जिससे ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी, ऑपरेटिंग एफिशिएंसी के बारे में पता चलेगा कि ऑर्गेनाइजेशन अपने रिसोर्सेज को अच्छे से यूज कर पा रही है कि नहीं कर पा रही है, ठीक है। तो बेसिकली रेशियो एनालिसिस से हमें ऑर्गेनाइजेशन की ऑपरेटिंग एफिशिएंसी, या कह लीजिए ऑर्गेनाइजेशन अपने रिसोर्सेज को अच्छे से यूज कर पा रही है कि नहीं कर पा रही है, ये हमें पता चलता है। तो दिस इज द सेकंड इंपॉर्टेंस। थर्ड इंपॉर्टेंस रेशियो एनालिसिस की ये है कि रेशियो एनालिसिस इज हेल्पफुल इन फोरकास्टिंग। आगे फोरकास्टिंग करने में, प्लानिंग करने में, बजटिंग करने में रेशियो एनालिसिस बहुत हेल्पफुल होता है, ठीक है। तो दिस इज द थर्ड इंपॉर्टेंस। फोर्थ इंपॉर्टेंस क्या है कि रेशियो एनालिसिस हेल्पफुल होता है इन लोकेटिंग द वीक एरियाज, ठीक है। देखिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत जरूरी है कि उसके स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है वो उसे पता हो, इसके साथ ही उसके वीक पॉइंट कौन कौन से हैं ये पता हो, ये भी बहुत जरूरी है। केवल किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए नहीं, बीइंग एन इंडिविजुअल हमें भी अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट और वीक पॉइंट पता होने चाहिए। तो रेशियो एनालिसिस इसमें हेल्प करता है। रेशियो एनालिसिस से हम बहुत सारे रेशियोज निकालते हैं, उनकी वैल्यूज कैलकुलेट होती है, जिससे हमें पता चलता है कौन कौन से एरियाज हैं जिनमें ऑर्गेनाइजेशन लैक कर रहा है, जहां पे वीक है। तो ये इसकी फोर्थ इंपॉर्टेंस है। फिफ्थ इंपॉर्टेंस क्या है कि इट इज हेल्पफुल इन सिंप्लीफाइंग अकाउंटिंग डेटा। अकाउंटिंग डेटा को सिंप्लीफाई करना, उसको और ज्यादा अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में कन्वर्ट करना, जिसको एक इजी वे में एक नॉन कॉमर्स पर्सन भी इसको इजी वे में समझ पाए, इसमें रेशियो एनालिसिस हेल्प करता है, ठीक है। एंड लास्ट पॉइंट ये है इट इज यूजफुल इन इंटरफर्म एंड इंट्राफर्म कंपैरिजन, ठीक है। रेशियो एनालिसिस की एक और बहुत इंपॉर्टेंट कह लीजिए पॉइंट ये है
कि अगर हमें 2 फर्म को कंपेयर करना है, तो उसमें रेशियो एनालिसिस बहुत हेल्प करता है। कंपैरिजन तो ज़रूरी है, थोड़ा-सा अपनी परफॉर्मेंस को एसेस करने के लिए भी कंपैरिजन थोड़ा ज़रूरी है। तो अगर एक फर्म को दूसरे फर्म की परफॉर्मेंस से कंपेयर करना है, तो रेशियो एनालिसिस से किया जा सकता है, या फिर अगर एक ही फर्म अपने डेटा को, पिछले साल के डेटा को इस साल के डेटा से कंपेयर करना चाहती है, तो वहाँ पे भी रेशियो एनालिसिस बहुत हेल्पफुल होता है। ठीक है? तो दीज़ आर द 6 एडवांटेजेस ऑफ रेशियो एनालिसिस। ये थे 6 एडवांटेज रेशियो एनालिसिस के। ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको जल्दी से बता देती हूँ इसकी कुछ लिमिटेशन। सबसे पहली लिमिटेशन जो रेशियो एनालिसिस की है वो क्या है कि रेशियो एनालिसिस इग्नोर्स द क्वालिटेटिव फैक्टर्स। इवन यही चीज फाइनेंशियल अकाउंटिंग जब मैंने पढ़ाया था, तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग की भी यही कमी है कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग में जो क्वालिटेटिव फैक्टर्स होते हैं उनको इग्नोर किया जाता है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में केवल उन्हीं फैक्टर्स को रिकॉर्ड किया जाता है, केवल उन्हीं टर्म को रिकॉर्ड किया जाता है विच कैन बी एक्सप्रेस इन मॉनेटरी टर्म, जिसको हम पैसे के टर्म, मॉनेटरी टर्म में एक्सप्रेस कर सके, उन्हीं को रिकॉर्ड किया जाता है। ठीक, तो ये इसकी लिमिटेशन है। और यही रेशियो एनालिसिस की भी लिमिटेशन है कि यहाँ पे क्वालिटेटिव फैक्टर्स को इग्नोर किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट जो लिमिटेशन है दैट इज फॉल्स रिजल्ट। फॉल्स रिजल्ट का क्या मतलब है? फॉल्स रिजल्ट का मतलब है कि देखिए रेशियो एनालिसिस में जो रेशियोज कैलकुलेट करते हैं वो किस बेसिस पे कैलकुलेट करते हैं? हमने बैलेंस शीट बनाई, ठीक है, बैलेंस शीट के जो फिगर्स हैं या जो पीएल अकाउंट के जो फिगर्स हैं उसी से तो रेशियो कैलकुलेट करेंगे। तो अगर हमारी बैलेंस शीट में सपोज करिए प्रॉब्लम है, हमारी बैलेंस शीट गलत है या हमारा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस गलत है, तो यानी जो रेशियो कैलकुलेट करेंगे वो तो ऑटोमेटिकली गलत हो जाएगा। तो यही चीज है फॉल्स रिजल्ट। अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में गड़बड़ी है तो रेशियो ऑटोमेटिकली गलत आएगा। तो ये इसकी एक लिमिटेशन है कि रेशियोज डिपेंड अपॉन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट गलत है तो रेशियो भी गलत कैलकुलेट होंगे। तो ये दूसरी लिमिटेशन। तीसरी क्या है? लैक ऑफ स्टैंडर्ड रेशियो। अभी मैं आपको डिफरेंट रेशियोज जब बताऊंगी तो वहां पे कुछ आइडियल रेशियो है। जैसे करंट रेशियो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे, तो करंट रेशियो में आइडियल रेशियो होता है 2:1। ठीक है, क्विक रेशियो में आइडियल रेशियो होता है 1:1। ठीक, तो यहाँ पे तो हमें आइडियल रेशियो पता है, लेकिन इसके अलावा और भी बहुत सारे हम रेशियो पढ़ेंगे, तो हर रेशियो में आइडियल रेशियो नहीं एग्जिस्ट करता है, आइडियल या कह लीजिए स्टैंडर्ड रेशियो नहीं होता है। तो ये एक लिमिटेशन है। आपने रेशियो तो निकाला, लेकिन क्या हमारा रेशियो आइडियल है या स्टैंडर्ड है, ये पता करना मुश्किल है। तो ये इसकी एक लिमिटेशन है। ठीक है, अगली जो लिमिटेशन है दैट इज मे नॉट बी कंपेरेबल। कभी कभार क्या होगा कि जो रेशियो है वो कंपेरेबल नहीं होगा, मतलब शायद आप इस साल के रेशियो को पिछले साल के रेशियो से कंपेयर ना कर पाए, तो ऐसी कंडीशन भी होती है। तो ये भी एक लिमिटेशन है रेशियो एनालिसिस की। अगली लिमिटेशन रेशियो एनालिसिस की ये है कि द इफेक्ट ऑफ प्राइस लेवल चेंज इज इग्नोर्ड। प्राइस लेवल चेंज मतलब इन्फ्लेशन। जो रेशियो एनालिसिस है ये प्राइस लेवल चेंज के कॉन्सेप्ट को इग्नोर करता है, उसमें इसको नहीं कंसीडर किया जाता है। तो ये इसकी एक लिमिटेशन, और यही फाइनेंशियल अकाउंटिंग की भी लिमिटेशन है, मैंने आपको बताया था पहले। नेक्स्ट क्या है? देयर आर चांसेस ऑफ पर्सनल बायसनेस। पर्सनल बायसनेस का क्या मतलब है कि सपोज करिए कोई रेशियो निकल के आया, ठीक है, 3/4 या कुछ भी 5/1, कुछ भी रेशियो निकल के आया, तो देयर आर चांसेस कि जो अकाउंटेंट है, अलग अलग अकाउंटेंट, उसका जो इंटरप्रिटेशन ड्रॉ करे वो अलग अलग हो। तो देयर आर चांसेस ऑफ पर्सनल बायसनेस। तो ये इसकी 6th लिमिटेशन है। ठीक है, तो दीज वर द लिमिटेशन ऑफ रेशियो एनालिसिस। ये कुछ 6 सिंपल सी लिमिटेशन थी रेशियो एनालिसिस की। आई होप आपको समझ में आ गई होगी। अब जल्दी से हम लोग पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ रेशियो। कितने टाइप के रेशियो है जो हमें पढ़ने हैं? तो ये आपको दिख रहे होंगे, जितने भी रेशियोज हैं इनको 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला है आपका लिक्विडिटी रेशियो, ठीक है, दूसरा है सॉल्वेंसी रेशियो, तीसरा है आपका एक्टिविटी रेशियो या टर्नओवर रेशियो, अगला है आपका प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। तो ये 4 टाइप के रेशियो हमें पढ़ने हैं। ठीक है, 4 कैटेगरी में इन्हें डिवाइड किया गया है। तो ये है वो 4 टाइप के रेशियो। अब इन 4 टाइप के रेशियो में हमें कौन कौन से रेशियो पढ़ने हैं वो मैं आपको बताती हूँ। तो लिक्विडिटी रेशियो में हमें 2 टाइप के रेशियो पढ़ना है। एक पढ़ना है करंट रेशियो, ठीक है, एक पढ़ना है क्विक रेशियो। एक करंट रेशियो, एक क्विक रेशियो पढ़ना है लिक्विडिटी में। फिर उसके बाद सॉल्वेंसी रेशियो में हमें 4 टाइप के रेशियो पढ़ने हैं। डेब्ट टू इक्विटी रेशियो, टोटल एसेट टू डेब्ट रेशियो, प्रोप्राइटरी रेशियो,
इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। ठीक है, तो ये 4 टाइप के रेशियो हमें पढ़ना है सॉल्वेंसी रेशियो में। उसके बाद एक्टिविटी रेशियो में हमें 4 टाइप के रेशियो पढ़ने हैं, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, डेटर टर्नओवर रेशियो, क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो में आपको 5 टाइप के रेशियो पढ़ने हैं। पहला है आपका ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, और ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट नहीं, ऑपरेटिंग रेशियो है। ठीक है, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, ऑपरेटिंग रेशियो, इसको थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिएगा, ये है ऑपरेटिंग रेशियो। अगला है ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो एंड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। तो ये 5 टाइप के रेशियो आपको प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो में पढ़ने हैं। ठीक है, तो ये टोटल हमें इतने सारे रेशियोज पढ़ने हैं जो बहुत आसान है, हम जल्दी से कर लेंगे। हमारा एक एक वीडियो, अब जो अगला मेरा वीडियो होगा वो लिक्विडिटी रेशियो में होगा। ठीक है, जिसमें हम इन दोनों रेशियो को पढ़ेंगे। उसके बाद अगला रेशियो, मेरा अगला जो वीडियो होगा वो सॉल्वेंसी रेशियो पे होगा, जिसमें हम ये चारों रेशियो कवर करेंगे। उसके बाद हम एक्टिविटी पढ़ेंगे, देन प्रॉफिटेबिलिटी पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये सिंपल से 4 टाइप के रेशियो होते हैं जो रेशियो एनालिसिस में हम पढ़ते हैं। ओके, तो आई होप आज जितना भी मैंने पढ़ाया है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। मेरा गला काफी खराब है, आज इवन अप्रैल का शायद ये मैं पहला वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ। मार्च में इससे पहले मैंने वीडियो रिकॉर्ड किए थे, बट मेरी तबीयत खराब हो गई और घर में कुछ मेडिकल इशू थे, जिसकी वजह से मैं अप्रैल, आज 13 तारीख है, आज 13 तारीख, आज मेरा पहला वीडियो अप्रैल का रिकॉर्ड हो रहा है। बीच में कुछ वीडियो आए थे लेकिन वो बहुत पहले मैंने मार्च में रिकॉर्ड किए हुए थे, तो वो वीडियो अप्रैल में आए हैं। बट बाकी ये अप्रैल का आज पहला वीडियो रिकॉर्ड हुआ है, बहुत दिनों बाद आज मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ। अभी मेरा गला स्टिल अभी ठीक नहीं है, बट आज काफी दिन हो गए थे, मैंने सोचा आज वीडियो रिकॉर्ड करते हैं। तो आई होप जितना आज पढ़ाया है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलिए फिर आज का लेक्चर वाइंड अप करते हैं। अगले लेक्चर में अब हम इन एक एक रेशियोज को डिस्कस करेंगे, राइट। और एक बार देख लीजिए, ये वो सारे सब्जेक्ट हैं जो मेरे चैनल पे अपलोडेड हैं आज की तारीख, मतलब अप्रैल 2025 तक। तो जरूर इसका फायदा उठाइएगा, इसकी हेल्प से पढ़िएगा। एंड चैनल अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके, तो चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। गॉड ब्लेस यू।